Students, in this video we'll discuss chapter number 10, new political formations in 18th century. बच्चा बहुत सारे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस 18th सेंचुरी में हुए जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चा हिस्ट्री किसी भी टाइम की हो उसको हमने कहाँ से लिया है, उसके पीछे सोर्सेस क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बहुत सारे आर्चीवल रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे पास कंजर्व करके रखे हुए हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि पॉलिटिक्स कैसी थी। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देते हैं, किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, राजा, मंत्री, वो सब किस में आएंगे, पॉलिटिक्स में। उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी पॉलिटिकल रिकॉर्ड से। देन सोशल मैन विमेन में इक्वालिटी थी नहीं थी, विमेन की कंडीशन कैसी थी, ये सब हम सोशल इंफॉर्मेशंस निकलती हैं हमें किससे, आर्चिवल रिकॉर्ड से। और इकोनॉमिक कंडीशन, ऑक्यूपेशंस कौन से थे, एग्रीकल्चर टैक्स कैसा था, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक कंडीशंस भी उस टाइम में कैसी थी, हमें कहाँ से पता चलेगी, आर्चिवल रिकॉर्ड से। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का, क्या बचा, आर्चिवल रिकॉर्ड्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, पता है ना, हिस्ट्री तो हुई है, हम वापस से उसको क्या करें बच्चा, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इनवैल्यूएबल सोर्सेज हैं आर्चिवल रिकॉर्ड्स। एंड स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम सोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हमने लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा है, कुछ म्यूजियम्स में मिल जाएंगे, कुछ लाइब्रेरीज में मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप उस पर्टिकुलर 18th सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हैं। उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या थे, फंड्स को एक्सपेंडिचर जो थे वो कैसे होते थे, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लाइब्रेरीज से, म्यूजियम से, जहाँ पर इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। स्टूडेंट, जैसे आज भी एम्बेसडर सिस्टम है, आज जो हमारे फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो पहले एम्बेसडर रह चुके हैं, जापान में रहे हैं, चाइना में रहे हैं ना, तो वो इंडिया के एम्बेसडर थे। वैसे ही हिस्टोरिकल पीरियड में, मतलब हिस्ट्री में भी, पुराने टाइम में भी बहुत सारे एम्बेसडर्स दूसरी कंट्री से इंडिया में आते थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे, देखते थे, लिखते थे, जो कुछ भी उन्होंने देखा उनकी राइटिंग्स आज भी प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, बहुत सारे एम्बेसडर्स थे, जैसे अब्दुल रज़ाक है, फिर हमारे मेगिस्थनीज हैं, ये कौन थे, एम्बेसडर्स ही थे, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर में एम्बेसडर बन के आए थे अब्दुल रज़ाक, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एम्बेसडर थे मेगिस्थनीज, ठीक है। तो बच्चा, ये तो बहुत पुरानी टाइम की बात हो गई। अगर हम आज को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब किसको, हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 8th नहीं भाई, 18th सेंचुरी की बात करें, किसकी बात करें, 18th सेंचुरी की, नॉट 8, हम बात करें 18th सेंचुरी की। तो इस टाइम के तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे बच्चा, क्योंकि चंद्रगुप्त तो हम BC में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम के मेगास्थनीज के लिखे हुए रिकॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं, इंडिका जैसी बुक मिल सकती है, तो 18th सेंचुरी में जो भी कुछ लिखा गया वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। आर्चिवल रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेन कस्टोडियन होती है इन रिकॉर्ड्स की। आर्चीव्स में इन इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखना, नॉट ओनली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैड इट्स स्टेक, ओके, वो उसको भी अपना काम करना पड़ता है। रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं बच्चा, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन्स, रेयर बुक्स, क्यूरियस, कॉपर प्लेट्स, मैप, फोटोग्राफ्स, सो दीज आर few things which through which you can have the knowledge of history, through manuscript, through coins, rare books, curios, copper plates, map, photographs, इन्हें मेंटेन करके रखा गया है बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर से। मैन्यूस्क्रिप्ट तो बचा जो हाथों से लिखी हुई बुक थी, कई बार डर होता है इंक ना फैल जाए, है ना, तो इनको बहुत ही ज़्यादा संभाल के ग्रेट केयर के साथ स्टेट आर्चीव में भी रखा गया है और नेशनल आर्चीव में भी रखा गया है, सो दैट स्कॉलर कैन स्टडी देम इन डिटेल, जिससे कि स्कॉलर इनको प्रॉपर डिटेल में पढ़ पाए।
नाउ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, तो अंडरस्टैंडिंग स्किल में आपसे डिफरेंस पूछे हैं बच्चा म्यूजियम और आर्चिव के बीच में। वन डिफरेंस आई टेल यू एंड वन डिफरेंस यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो अगर बच्चा म्यूजियम की बात करें तो आपने म्यूजियम देखा ही होगा, तो म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, पॉट्स, कुछ भी रखा जा सकता है, स्पेसिमेन रखा जा सकता है म्यूजियम में। आप लोग गए होंगे ना म्यूजियम में, एक ऋतिक रोशन वाली मूवी भी थी जिसमें म्यूजियम में चोरी करने जाता है, तो कई बार डायमंड्स, कई बार बहुत ज़्यादा ओल्ड जो हमारे आइडल होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उन्हें भी रखा जा सकता है। पर आर्चीव्स में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट मिलेगी, ठीक है। म्यूजियम में यू कैन हैव एनीथिंग, a pot, a specimen, sword, but in archive you have everything in document form, book form, okay। लेटर मुगल्स, औरंगजेब थे भाई हमारे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। इनके बाद मुगल डायनेस्टी खत्म नहीं हुई थी, पर कोई पूछे कि औरंगजेब को ऐसे क्यों बोलता है लास्ट पावरफुल बच्चा, क्योंकि इसके बाद जो मुगल डायनेस्टी थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ गई, है ना। लास्ट पावरफुल तो यही थे। इनके जो सक्सेसर थे जिन्हें हम लेटर मुगल्स बोलते हैं, उनमें वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा, मैं राजगद्दी लूँ, मैं राजगद्दी लूँ। तो जो सन थे, हिज सन बहादुर शाह अज्यूम पावर इन 1707, 1707 सी 1707, ये वो ईयर है बच्चा जब औरंगजेब जो कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, इनकी होती है डेथ, और इसी ईयर में स्टार्ट हो जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन, है ना। इनका जो रीन था वो बहुत छोटा रहा। ही वॉज टू इनकॉम्पिटेंट, बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे। इनकॉम्पिटेंट मतलब अकुशल, इनको आता नहीं था राजगद्दी वगैरह संभालना। ये इतने बड़े एम्पायर को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाए। इनको इनके जो सक्सेसर थे, इनको सक्सीड किया जहांगीर शाह ने, कब 1712 में। देखो ये 1707 में इनको ताज मिला, और कब तक रूल कर पाए, 1711 तक, ठीक है। तो कितना, 4 साल ही रूल कर पाए। 12 में तो कौन आ गया बेटा, जहांगीर शाह। इसी टाइम में जो सैयद ब्रदर थे, अब्दुल खान, हुसैन अली, वो वजीर की पोस्ट पे थे, मीर बख्शी थे। अब वो धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं कि उनकी इच्छा होती है कि जो भी रूलर आए वो पपेट किंग हो, हम उसको अपने हिसाब से चलाएं, वो हमें ऑर्डर ना दे, वो हमारे हिसाब से चले। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, किंग मेकर। मीर बख्शी वजीर, जिसके एग्जाम्पल है अब्दुल खान, अब्दुल्ला खान, हुसैन अली, ये किंग मेकर बन गए। राजा इनके हिसाब से चलेगा, ये राजा के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब ऐसा कब होता है बच्चा, तभी ना जबकि किंग एक सुप्रीम अथॉरिटी ना रहे, ठीक है, किंग के पास अब पावर बची ही नहीं। जो सैयद ब्रदर थे, उन्होंने वो इतने पावरफुल हो गए कि एक टाइम के बाद जहांगीर शाह को रिमूव कर दिया थ्रोन से, और फर्रुख शेर को नया मुगल रूलर बना दिया। तो अभी तक हमने पढ़ा कि औरंगजेब के बाद कौन आए, बहादुर शाह, 4 साल 5 साल ही रूल कर पाए। फिर आए जहांगीर शाह, और इन जहांगीर शाह को फिर किसने रिप्लेस किया, फर्रुख शेर ने, वो मुगल रूलर बन गए। दे इफेक्टिवली कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा कंट्रोल कर रहे थे, ठीक ठाक, किंग भी अच्छे थे, पर पपेट किंग थे, कठपुतली राजा। मेन पावर तो मीर बख्श के हाथ में है, ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में है। When फरूख शेर tried to get rid of सैयद ब्रदर्स, जब फरूख शेर को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार भैया मैं कब तक इनके हाथों की कठपुतली बना रहूंगा, दे हैड हिम मर्डर्ड, पर फिर फरूख शेर को मार दिया। किसने, सैयद ब्रदर्स ने। मतलब देखो उन्होंने आपको राजा बनाया है, वो आपको आपको कैसे आपकी प्लानिंग को नहीं समझेंगे। उन्होंने समझ गए भैया कि अब ये जो फरूख शेर हैं ये हमसे आज़ाद होना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत फरूख शेर को मरवा दिया और मोहम्मद शाह को नया राजा बना दिया। नेप्यू बहादुर शाह का नेप्यू था, उसको राजा बना दिया, ठीक है। पर राजा के पास खुद की पावर नहीं रही, वो कठपुतली ही रहा। फिर पर अब सैयद ब्रदर्स का अंत हुआ किसके हाथों में बचा, बहादुर शाह के नेप्यू जिनका नाम था मोहम्मद शाह। उन्होंने उन दोनों भाइयों को मारा। पर जो कंस्टेंट फाइट चल रही थी, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने की पावर इनके पास नहीं थी, तो मोहम्मद शाह भी इनफेक्टिव रूलर ही साबित हुए। फिर इसी टाइम में अफगान रूलर नादिर शाह आए, ठीक है। उन्होंने प्लंडर किया इंडिया को, हु सैक्ड पूरी तरह इंडिया को, दिल्ली को लूट लिया,
तोड़ फोड़ कर दी और सील लगा दी मुगल्स के फेट पे कि भाई अब इससे आगे तुम नहीं जाने वाला, तुम्हारी जो अच्छी किस्मत अच्छे दिन थे वो खत्म हुए। ये लास्ट मोहर लगाने वाले थे नादिर शाह अफगान रूलर। मतलब देखो, मुगल डायनेस्टी तो ऑलरेडी अपने डिक्लाइन में थी, पर इस पे फाइनल सील लगाने वाले हुए नादिर शाह। अब बनेंगे शाह आलम टू, नेक्स्ट मुगल रूलर। अब धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं बच्चा, अब यूरोपियन पावर भी इंडिया में आ रही हैं, इंडिया के धीरे धीरे टेरिटरीज को कैप्चर कर रही हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। इनकी पावर को चेक करना किसका काम रहा बेटा? शाह आलम टू का। उन्होंने अलायंस बनाया बंगाल के नवाब के साथ, अवध के साथ और बैटल ऑफ बक्सर किया। शाह आलम ने एक अलायंस बनाया नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध के साथ, और हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। पर उसमें ये ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाए। 3 फोर्सेस कंबाइन हुई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, पर भी जीते कौन? ब्रिटिशर्स। शाह आलम टू had to give the British the right to collect revenue of Bengal। फिर अब शाह आलम को इस हार के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट थे वो किसको देने पड़े? ब्रिटिशर्स को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों ही स्टेट से रेवेन्यू कलेक्शन की पावर किसको मिल गई? ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ से देखो ना भाई, तुम्हें किसी ने हरा दिया, तुम 3 राजाओं ने अपनी आर्मी कंबाइन किया, फिर भी तुम्हें ब्रिटिश हरा गए, तो तुम्हारी कोई इज्जत रहेगी? नाउ यू आर नॉट बी अ रेवेन्यू कलेक्टर, अब तो तुम रेवेन्यू कलेक्टर भी नहीं, तुम्हारी रही सही इज्जत भी खत्म हो गई। पूरी की पूरी जो मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज थी, नाउ वेनिस्ड, ब्लो, खत्म। बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर। अगर कोई पूछेगा आपसे बहुत ही फेमस, नोन, ग्रेट मुगल रूलर पूछेगा तो नाम लिख देना अकबर। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर पूछेगा तो बोल देना औरंगजेब, ठीक है। पर पूछेगा लास्ट मुगल रूलर तो लिख देना बहादुर शाह जफर, ठीक है बात। ग्रेटेस्ट मुगल रूलर अकबर, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब, लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर। ये वही बहादुर शाह जफर हैं बच्चा जिनको हम लोग बैटल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ते हैं, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस में, है ना, सिपोई म्यूटनी, एक ही नाम है तीनों। रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी, एक ही चीज को कहते हैं। जब सिपाहियों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया तो उसमें बहादुर शाह जफर ने पार्ट लिया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में किसके अगेंस्ट में हुआ था? ब्रिटिशर्स के। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हम हार गए तो बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में भेज दिया रंगून। रंगून कहाँ पर है स्टूडेंट्स? म्यांमार में। जहाँ पर रंगून है वहीं पर उनकी डेथ हो गई 1862 में। इनके बच्चों को भी ब्रिटिशर्स ने मार दिया और यहाँ पर मुगल एम्पायर का होता है एंड। This Mughal empire, which continued to exist till 1857, was a shadow of its former self। और अब ये सिर्फ परछाई बन के रह गया, कोई अथॉरिटी इनके पास थी ही नहीं, ठीक है। और ना ही तो अब इन्हें कोई जानता नहीं था अब इन्हें पूरी कंट्री में, ठीक है। तो ये डेट से याद रखना। रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन लड़े? बहादुर शाह जफर हारे। हारने के बाद पहुंचे रंगून। रंगून का म्यांमार में, जहाँ उनकी डेथ हो गई 1862 में। उनके बच्चों को भी मार दिया गया और यहाँ पर मुगल एम्पायर अब एग्जिस्ट समझो नहीं ही करता था, ठीक है। इसके बाद नहीं रहा मुगल एम्पायर। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगजेब की डेथ के बाद से ही चालू हो गया था बच्चा, क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि उसको संभालना इतना आसान काम नहीं था। He did not reflect the same political skills or statesmen of his predecessor। अच्छा, ये जो औरंगजेब था इसका टाइम चल रहा था, इसकी रीन से ही डिक्लाइन धीरे धीरे चालू हो गया। औरंगजेब जब रूल कर रहा था, देखो डेथ के बाद तो पूरा ही खत्म हो गया, पर जब ये रूल कर रहा था तभी से थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्योंकि ये उतना अच्छा स्टेटमेंट नहीं था, इसके पॉलिटिकल स्किल्स उतने अच्छे नहीं थे जितने अकबर, शाहजहां, जहांगीर के थे। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये एंटी हिंदू था, प्रो मुस्लिम था, अपनी प्रजा में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे डिवीजन चाहता था। सो बहुत सारी बातें हैं, अब क्या ठीक है। कुछ लोग इसको बहुत महान भी बोलते हैं, हमें मतलब नहीं, हम जितना बुक में लिखा होता देखते हैं। तो औरंगजेब की रीन जब स्टार्ट थी, चल रही थी, तभी से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड स्टेट्समैन, गुड पॉलिटिशियन,
मतलब पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा था ये अपने एम्पायर को, अपने आप को उस एम्पायर के साथ में, लोगों के साथ में। और एक और रीज़न कि मुगल एम्पायर अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसको एडमिनिस्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं था। बच्चा ये जो इमेज है बहुत ही ज़्यादा बेकार गंदी इमेज है, मतलब गंदी क्या बोल रही हूँ, मतलब प्रॉपरली ली नहीं गई है। तो मैं इसको इसी तरह एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आगे के पेजेस ऐसे रहे तो इसको यहीं बंद कर दूंगी, नेक्स्ट पीडीएफ से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो एम्पायर इतनी बड़ी हो गई थी, उसको आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। और जो औरंगजेब की पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, उसने बहुत प्रेशर क्रिएट किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के ऊपर। मतलब आप जो एनेक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो एरियाज को, तो उससे भी एक ग्रेट प्रेशर आया एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से। मनसबदारी का इंपॉर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया इस टाइम तक आते आते। जो इतना एफिशिएंट मनसबदारी सिस्टम था अकबर के टाइम में, वो बिल्कुल ख़राब रहा। क्यों? क्योंकि अनचेक्ड, उसके ऊपर प्रॉपर चेक नहीं कर पाए मनसबदार, सूबेदार अपने हिसाब से काम करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी बची नहीं। रेवेन्यू कलेक्शन भी अनइवन रहा, ठीक है। अब रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि बहुत सारा जो पार्ट था वो अब प्रोविंस का जो बहुत बड़ा पार्ट था वो अब इनके पास था ही नहीं। फिर इन्वेजन हुआ डेक्कन का, जिससे भी बहुत बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज मुगल ट्रेजरी से ड्रेन कर गए, चले गए। फिर से ध्यान से समझना, जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो अनइवन था। एज द एंटायर द सेंटर कुड नॉट एक्सेस टू अ लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंस, प्रोविंस के लार्ज पार्ट का एक्सेस तो सेंटर के पास था ही नहीं। फिर इन्वेजन हुआ किसका? डेक्कन का, उससे भी बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे ड्रेन कर गए। किसकी? मुगल टेरिटरी, मुगल टेरिटरी नहीं, मुगल ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब खजाना। अब जो औरंगजेब थे वो अपने दादाजी अकबर की तरह बिल्कुल नहीं थे। दादाजी परदादाजी होंगे ना, हाँ। और जो भी ग्रैंड फादर की तरह नहीं थे, ये अपने ग्रैंडफादर की तरह भी नहीं थे बेटा, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह तो नहीं थे, ग्रैंडफादर की तरह भी नहीं थे। बहुत रिजिड पॉलिसीज थी, इसकी वजह से राजपूत, जाट, सिख, मराठा ये रिवोल्ट करने लगे मुगल्स के अगेंस्ट में। ठीक है, जो लास्ट ईयर रहे औरंगजेब के, वो लड़ते लड़ते ही निकल गए। कभी जाट अपराइजिंग हो रही है, कभी सिख अपराइजिंग हो रही है, कांस्टेंट वार हो रहे हैं सिख के साथ, कभी पीजेंट्स रिबेलियस बन जा रहे हैं। और इस तरीके से मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को शटर करके रख दिया, हिला के रख दिया सिख ने, पीजेंट्स ने, जाट्स ने। औरंगजेब की जो सक्सेसर आए वो बहुत ज़्यादा वीक थे। कैसे थे? वीक, कमज़ोर। एमिनेट मतलब होता है किसी की बराबरी ना कर पाना। तो जो औरंगजेब के सक्सेसर थे वो इतने कमज़ोर थे कि वो अपने प्रेसिडेंसर, अपने दादा, परदादा और दादाजी के दादाजी के दादाजी, इनको एम्यूलेट, इनकी बराबरी नहीं कर। अब हम राजपूत की बात देखेंगे। तो बच्चा राजपूत्स में हमको पता है कि बहुत सारे जो राजपूत थे उन्होंने मुगल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। सिर्फ राणा ऑफ मेवाड़ को छोड़ के, ना ही तो उदय प्रताप सिंह ने बात मानी, वो अकबर के साथ लड़ते रहे। फिर अकबर का सामना राणा प्रताप से भी हुआ, राणा प्रताप ने भी ये बात नहीं मानी। मतलब एक टाइम तक इन लोगों ने मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था। चलो, so Mughal supremacy was accepted by all the Rajput only, who has not accepted Rana of Mewar। बहुत समझाने की कोशिश की मुगल्स ने कि आप हमारी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लो, पर जो राणा प्रताप सिंह थे मेवाड़ के, उन्होंने हमेशा रिफ्यूज़ किया। पर जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो राजपूत अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। औरंगजेब के बाद राजपूत इंडिपेंडेंट हो गए। जो प्रोमिनेंट राजपूत रूलर थे 18th सेंचुरी के, वो थे सवाई जय सिंह। आमेर, आमेर लिखा होता है, वो आमेर होता है। आमेर के राजा सवाई जय सिंह प्रोमिनेंट रूलर बन गए राजपूत क्लान के, राजपूत के। ही इज ऑल्सो ही इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेवरल, इन्होंने बहुत सारे क्या इंट्रोड्यूस किए? सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे सामाजिक सुधार किए। और सवै राजा जय सिंह ही थे जिन्होंने जयपुर बनाया। 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु मेड जयपुर और इन विच स्टेट जयपुर इज? तो कैपिटल ऑफ जयपुर इज, नहीं सॉरी, कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर इज मेड बाय सवाई राजा जय सिंह। बिल्कुल प्लान सिटी थी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग रोड्स थी, प्रॉपर ग्रिड में बनी हुई इंटरसेक्टिंग रोड है।
जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम बिल्डिंग पिंक कलर की हैं। जय सिंह जो थे उनका बहुत इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, मतलब एस्ट्रोनॉमी जानते हो ना, सन मून, उनकी स्टडीज़ है ना। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, दिल्ली में, बनारस में। जय सिंह को एस्ट्रोनॉमी, वही स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, मिल्की वे, यूनिवर्स, है ना, एस्ट्रोनॉमी। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, दिल्ली में, बनारस में। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी उन्हें जंतर मंतर कहा जाता है, और इनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू आप हेवनली बॉडीज़ को, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, सन, मून, सबको स्टडी कर सकते हो। पर राजपूत्स में भी इंटरनल फाइटिंग्स होने लगी, एक क्लान दूसरी क्लान से लड़ रही है, आपस में लड़ रहे, इसकी वजह से डिसयूनिटी हुई और इनकी पावर भी ख़त्म हो गई। और अब पावर बढ़ेगी बच्चा मराठास की, और अब कंप्लीट डिक्लाइन हो जाएगा राजपूतों का। जहाँ मराठा एम्पायर राइज करेगी, राजपूत की पावर डिक्लाइन हो जाएगी। बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए राजपूतों ने हिल टॉप्स पे। ये जो ग्रैंड और बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, ये पावर सेंटर्स थे। इनके अंदर बहुत सारे पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, अर्बन सेंटर्स थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी कितनी बिल्डिंग्स में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे वाटर बॉडीज़ मिलते हैं जैसे पॉन्ड, तालाब, वेल, कुंडीज, स्टेप वेल, बाउडीज। बाउडी ऐसी होती है इतनी जगह में पानी होता है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी के थ्रू आप ऊपर नीचे आके पानी ले सकते हैं। ठीक है बात। तो बड़ी बड़ी बाउडीज मिलती हैं, तालाब हैं, कुंडी हैं, और विच वर एनक्लोज्ड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। Student will start with 6 in part 2. I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.